हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। आज हम पढ़ेंगे अब इकाई 5 जो कि है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इकाई 5 में जो है हमारा अध्याय 7 है जन सुविधाएं। क्योंकि हम इकाई 5 में पढ़ने वाले हैं क्या कि वह आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या क्या थी, तो यह किन किन प्रोसेस से होकर गुजरा है वैसे पढ़ते जाएंगे। जैसे 7वां अध्याय में हमको कहा गया है पढ़ना है कि जन सुविधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं, जैसे अन्नागार, रामगोपाल, सईदापेट, पदमा, है ना, मद्दिपक्कम, मैलापुर, ये सब इत्यादि हैं। चलिए पढ़ते हैं। चेन्नई के लोग और पानी, उनके बारे में अब जानते हैं हम। चेन्नई के लोग और पानी के बारे में जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों से ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं, घरों में ही। अब मड्डीपक्कम में के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सईदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। इसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो ये थी हमारे चेन्नई के लोग और उनके पानी की समस्या। तो आगे पढ़ते हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, है ना। अब यह पानी जो हमारे जीवन का अधिकार है, इसके रूप में पढ़ेंगे। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, है ना, भारत में क्या है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों की सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। पानी के अधिकार को क्या बोला गया है? जीवन का अधिकार। किस अनुच्छेद में? तो 21वें अनुच्छेद में। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले।
कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा क्या लिखाया था, पत्र आया था, ठीक ना। चलिए सुनवाई में इस बात को फिर दोहरा दिया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने का पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। अब क्या है, जन सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना। अब पढ़ते हैं जन सुविधाओं के बारे में। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब सतत विकास का लक्ष्य छठा क्या है, जल और स्वच्छता। पांचवा क्या था, तो सतत विकास का लक्ष्य का पांचवा था जेंडर इक्वलिटी, और छठा है जल और स्वच्छता। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें सरकार की भूमिका क्या क्या है वो जानते हैं। चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझने के लिए जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, ये जानना चाहते हैं ना। चलिए जानते हैं। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे। ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नलियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सील बंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं।
यह जन सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही जन सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। चलिए इधर पढ़ते हैं, कुछ टॉप बातें दी गई है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है ना। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे से बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा देश भारत है अब पूरी तरह पोलियो मुक्त हो चुका है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, ठीक है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं में से ही होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाले कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। यहाँ से आते हैं हमारे सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तो ये पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आता है सरकार को, ठीक ना। जन सुविधा देने के लिए हमारे टैक्सों से आता है और सब कंपनियों से टैक्सों से आता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि वो रुपया जाता कहाँ है। तो ये हाड़ा वाला है, पेंशन में जाता है 8%, अन्य व्यय में पेंशन में 5%, अन्य व्यय में 8%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8%, आर्थिक सहायता में 9%, रक्षा में 9%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 10%, है ना। ब्याज अदायगी मतलब जो हमारे गवर्नमेंट अन्य दूसरे देशों से लोन लेके रखती है उसका ब्याज देने में 18% जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24% जाता है। जन सुविधाएं क्या होती है? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए, है ना। ये सब सवाल हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है ना। आपको पता तो चल गया कि निजी कंपनियां जितनी जन सुविधाएं देती है उससे ज़्यादा तो वो उनका पैसा ले लेती है, इसीलिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ आता है ना। सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद 8%, कर भिन्न राजस्व से 8%, आय कर से 16%, निगम कर से 19%, उधार और अन्य देयताएं से 19%। मतलब भारत भी, हमारा देश भी किसी और को कर्ज देती है तो वहाँ से भी 19% हमारे पास आता है। माल एवं सेवा कर और अन्य कर से 23%, ऋण में भिन्न पूंजी प्राप्तियां पर से 4%। चलिए आगे पढ़ते हैं। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार बजट से 11,000 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत ना पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। किसानों से पानी छीनना, इनको भी जानते हैं। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती है। चेन्नई में ममंदूर, पालूर और कारुंगिझी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी ले आया जाता है और 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांवों के लिए पीने का पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। यहाँ पर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य 11वां क्या है? संवहनीय शहर और समुदाय। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विकल्पों की तलाश, मतलब पानी के विकल्प जो भी विकल्प हो उनकी तलाश करते हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता, जबकि मिलना चाहिए 135 लीटर, लेकिन 20 लीटर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है।
नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरा क्या है, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स देखिए, क्या है, एक बॉक्स में दिया गया है पोर्तो एलेग्रो में सर्वाधिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रो ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सब दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीब से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। क्या नाम है जगह का? पोर्तो एलेग्रो, जो कि ब्राज़ील का है। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन नीड है हम सबके, बहुत जो आवश्यक चीज़ें हैं, स्वच्छ पेयजल पानी, वो वहाँ पर सरकार मुहैया कराती है। अब पढ़ते हैं तीसरा क्या है दलील, कि जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए, है ना। एक है बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथा क्या है, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा देता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की धुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब एक और आ गया सतत विकास लक्ष्य, मतलब जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। सतत विकास लक्ष्य 12वां क्या है? जिम्मेदारी से उपभोग और उसका उत्पादन। हम सब बेफुजूल में पानी चला रहे हैं तो पानी बहते जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये 12वां लक्ष्य है कि जिम्मेदारी से उसका उपभोग करें और उसका उत्पादन भी करें। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर सीन देखिए, 2 सीन दिया गया है, उनको पढ़ते हैं। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। कौन सा? मुंबई का। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते।
स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। हमारे लिए पैखाने शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। ये सब बात, लैट्रिन तो हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य है ये। अछूत है ना, राजकोट स्वच्छता समिति 1896 का। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी होता है छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो तस्वीर ऊपर दिखाई गई है ना, इसमें क्या 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7,80,00,000 परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। चलिए पढ़ते हैं अब निष्कर्ष। जन सुविधाओं का संबंध हमारे बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों से सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार यह भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ते हैं इसके कुछ शब्द संकलन को। स्वच्छता क्या है उनको जानते हैं। मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा है। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी को स्वच्छता कहा जाता है। कंपनी क्या है? कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। अब पढ़ते हैं सार्वभौमिक पहुंच। जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और उसका खर्च उठा सकता है तो इसे ही सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। और क्या है मूलभूत सुविधाएं, ये क्या होती है तो पढ़ते हैं। भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।